नमस्कार। मेरे चैनल के माध्यम से तिङन्त प्रकरण का अध्ययन करने के लिए आज जो उपस्थित हैं उनका स्वागत है। तिङन्त प्रकरण की व्याख्यान संख्या 3 में आज हम भू धातु के लट लकार में प्रयोग को समझेंगे, उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। इस क्रम में लट लकार का क्या अर्थ है, तिप तस झी इत्यादि 18 प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय परस्मैपद पद कहलाते हैं, किन्हें हम आत्मनेपद पद कहते हैं तथा किन धातुओं से परस्मैपद पद प्रत्यय जुड़ते हैं और किन धातुओं से आत्मनेपद पद प्रत्यय जुड़ते हैं, यह भी जानेंगे। इसी क्रम में तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से भी परिचय होगा। साथ ही किन प्रत्ययों को विकरण कहते हैं, किन प्रत्ययों की संज्ञा सार्वधातुक है तथा कौन से प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं, यह भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम भवति की सिद्धि की प्रक्रिया में हमारे पास भू धातु है। इस भू की हम सर्वप्रथम धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा करने का सूत्र है भूवादयो धातवः, अर्थात क्रिया के वाचक जो भू आदि हैं, जो वा सदृश हैं, उनकी धातु संज्ञा हो जाती है। अब इस भू धातु से वर्तमान काल की विवक्षा में वर्तमाने लट सूत्र से हम लट प्रत्यय लगाते हैं। हमारे पास 10 लकार हैं। अब जब वर्तमान काल की क्रिया कहने की इच्छा हुई, तब हम कौन सा लकार लगाएंगे? धातु से लट लकार लगाएंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं कि धातु का अर्थ ही क्रिया है। आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय में लिखा है, यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रम रूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। इस प्रकार जब क्रिया वर्तमान काल में हो, तब धातु से लट लकार लगाया जाता है। तो भू और लट, भू से हमने लट लकार लगाया। लट के भी अनुबंधों का लोप करेंगे, अर्थात लट के ल में विद्यमान अ तथा ट की इत्संज्ञा होने के पश्चात तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप कर देने से ल शेष बचेगा। अब भू धातु अकर्मक है। इसका अर्थ सत्ता में होना, भू धातु का अर्थ है सत्ता, यह अर्थ जान लिया हमने। अब अकर्मक धातु है तो यहाँ कर्ता अर्थ में भू धातु से लट लकार हो गया और अनुबंधों का लोप करके भू ल ऐसी स्थिति बनी। अब इसके पश्चात तिप तस झी इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं, वह तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ताताम झाम ताताम झ था सा थाम ध्वम मिडवही महिंग, इस सूत्र से 18 आदेश प्राप्त होते हैं, जिनको कि लादेश कहा जाता है। लादेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लकारों के स्थान पर जो ल शेष बचता है जिनमें, उनके स्थान पर इनका आदेश होता है। इसलिए कहा गया है एतेष्टादश लादेशाः स्युः, ये 18 लादेश हों। ये 18 प्रत्यय और लस्य के अधिकार में पठित है, अर्थात जिस सूत्र के माध्यम से इन्हें कहा गया है वह सूत्र प्रत्यय और लस्य के अधिकार में पठित होने से तिप तस आदि लकार के स्थान पर होते हैं
और इन्हें प्रत्यय भी कहते हैं। विभक्तिश्च सूत्र से इन 18 की विभक्ति संज्ञा भी है। इस प्रकार ये प्रत्यय भी हैं, लस्य से ल के स्थान पर, लकार के स्थान पर आते हैं और इनकी विभक्ति संज्ञा भी है। अब इन तिप तस झी इत्यादि 18 प्रत्ययों से 2 प्रत्याहार बना लिए जाते हैं। तिप के ती से लेकर महिंग के अंगा तक तिंग प्रत्याहार बनता है। तिंग में 18 प्रत्ययों का समावेश है। इसी में मध्य में आता है त आताम झम का त से महिंग के अंग पर्यंत 9 प्रत्यय तंग कहलाते हैं। तो तिंग और तंग इस रूप में हमारे पास 2 प्रत्याहार उपस्थित हैं। अगले सूत्र में आचार्य कहते हैं लह परस्मई पदम, अर्थात लादेशाह परस्मई पद संज्ञाः स्युः। ल के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मई पद संज्ञक हों। अर्थात सर्वप्रथम इन 18 प्रत्ययों को जो कि ल के स्थान पर आए हैं, लादेश जिन्हें हम कहते हैं, इनकी सर्वप्रथम परस्मई पद संज्ञा हो जाती है। इसके पश्चात दूसरा सूत्र है तंगानावात्मने पदम। यह सूत्र कहता है तंग प्रत्याहार के प्रत्यय तथा शानच और कानच प्रत्यय आत्मने पद संज्ञक हों। सर्वप्रथम तो संपूर्ण 18 प्रत्ययों की परस्मई पद संज्ञा की गई है, किंतु अगले सूत्र से इनमें तंग त आताम झ, थास आथाम ध्वम और इट वही महिंग की तथा शानच और कानच की आत्मने पद संज्ञा कर दी गई। इस प्रकार अब परस्मई पद के लिए तिप से लेकर के तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये जो 9 बचते हैं, केवल यही परस्मई पद संज्ञक होते हैं। इस प्रकार 2 सूत्रों के माध्यम से सिद्ध हो गया कि प्रथम के 9 प्रत्यय परस्मई पद हैं तथा अंतिम 9 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि किन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ेंगे और किन धातुओं से परस्मई पद। प्रथमतः आत्मनेपद का निर्देश हो रहा है अनुदात्त हित आत्मने पदम, अर्थात जिस धातु का अनुदात्त इत हो, जिस धातु के अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा की गई हो या गकार इत हो, उस धातु से परे आत्मनेपद प्रत्यय हो। स्पष्ट है कि जिन धातुओं के अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हुई हो अथवा जिनके अ की इत संज्ञा की गई हो, उन धातुओं से परे आत्मनेपद प्रत्यय ही जुड़ते हैं। एक अन्य सूत्र उपस्थित होता है स्वरित हितः कर्तृभिप्राये क्रिया फले। इसके अनुसार यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो स्वरितेत तथा हित धातु से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं। पहले सूत्र के अनुसार अनुदात्त स्वर की जिसकी इत संज्ञा हुई हो और जिसके अ की इत संज्ञा हुई हो, उन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ेंगे तथा जब किसी धातु के स्वरित स्वर की इत संज्ञा हो या जिसमें य की इत संज्ञा की गई हो और उस धातु के क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, तब ऐसी दशा में उन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं।
इसके पश्चात अगला सूत्र है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, अर्थात आत्मनेपद निमित्तहीनाद धातोः कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। आत्मनेपद के निमित्त से रहित जो धातुएं हैं उनमें कर्ता अर्थ में परस्मै पद प्रत्यय जुड़ेंगे, अर्थात परस्मै पद प्रत्यय केवल कर्ता अर्थ में होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में नहीं। अतः जो धातुएं आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ने के निमित्त से रहित होती हैं उनमें कर्ता अर्थ में परस्मै पद जुड़ते हैं। भू धातु में हम देख रहे हैं कि न तो इसमें किसी अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हुई है, न तो कहीं इसमें अंगों की इत संज्ञा हुई है, न ही किसी स्वरित स्वर की इत संज्ञा है, और न ही इसमें कहीं इय है जिसकी इत संज्ञा की गई हो। अतः भू धातु से कर्ता में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय जुड़ेंगे, यह हमने जान लिया। अब परस्मै पद के लिए 9 शेष बचे हैं, तो अब लकार के स्थान पर जब भवति की हम सिद्धि करने चलते हैं तो हम लकार के स्थान पर ल के स्थान पर कौन सा प्रत्यय ले आएँ। अब हमारे पास तिप तर्जी इत्यादि 9 परस्मै पद प्रत्यय उपस्थित हैं। इनमें से हम कौन सा प्रथम पुरुष एक वचन के रूप की सिद्धि में लगाएं, इसके लिए भी निर्देश है। तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, अर्थात तिंग के दोनों पदों के त्रिक, तिंग के दोनों पद मतलब परस्मै पद एवं आत्मनेपद पद के त्रिक क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञक हो। तिप तस्जी ये जो त्रिक है ये प्रथम पुरुष कहलाएगा। सिप्थस्थ मध्यम तथा मिप वस मस उत्तम। इसी प्रकार तंग में भी त आताम झ प्रथम पुरुष, था साथाम ध्वम मध्यम तथा इट वही महिं उत्तम संज्ञक होगा। अब इसके आगे आचार्य कहते हैं तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्यनेकशः। प्रथम, मध्यम और उत्तम तिंग का प्रत्येक त्रिक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो। अर्थात प्रथम का त्रिक तिप तस झी क्रमशः प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि कब हम प्रथम पुरुष का व्यवहार करें, कब मध्यम पुरुष का तथा कब उत्तम पुरुष का। अभी हमारे पास भू और ल यही स्थिति बनी हुई है। आगे देखते हैं, आचार्य कहते हैं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। अर्थात तिंग का वाच्य जो कारक है उसके वाचक युष्मद शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान रहते मध्यम पुरुष होता है। सर्वप्रथम मध्यम पुरुष का निर्देश किया गया है कि तिंग का वाच्य जो कारक है उसके वाचक युष्मद शब्द के वाक्य में प्रयुक्त रहते अथवा न रहते भी मध्यम पुरुष होता है। त्वं गृहं गच्छसि, इस वाक्य में त्वं इस युष्मत् पद, यहाँ पर युष्मत् पद अर्थात त्वं और लकार गच्छसि एक ही कर्ता को कह रहे हैं। पुनः समझें, त्वं गृहं गच्छसि, यहाँ पर लकार गच्छसि और युष्मत् पद जिसके लिए त्वं आया है एक ही कर्ता को कह रहे हैं, अतः यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया हुई। इसी प्रकार अस्मद्युत्तमः जब कह करके आचार्य कहते हैं तिंग का वाच्य जो कारक है उसका वाचक यदि अस्मत् शब्द हो
तो चाहे वह वाक्य में शब्दतः प्रयुक्त हो अथवा न प्रयुक्त हो, तो वहाँ लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि, इस उदाहरण में लकार गच्छामि और अस्मत् पद अहम एक ही कर्ता को कह रहे हैं, इसलिए यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया हुई। इसी को यदि कहे वह वनम गच्छामि, यहाँ पर अस्मत् शब्द का साक्षात प्रयोग यद्यपि नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रतीति मात्र होने के कारण उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया है। इसीलिए कहा गया है कि वह वाक्य में अस्मत् या युष्मत् शब्द शब्दतः प्रयुक्त हो अथवा न हो, वहाँ पर उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। इसके बाद शेषे प्रथमः कहकर आचार्य कहते हैं मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमः स्यात्। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा है मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमः स्यात्, अर्थात मध्यम और उत्तम का विषय न होने पर प्रथम पुरुष हो। इसका अर्थ यह ज्ञात होता है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जब विषय नहीं रहेगा तो शेष सर्वत्र प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे रामः गच्छति, तौ पठतः, पुरुषाः पठन्ति इत्यादि में युष्मद् और अस्मत् का व्यवहार नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया जोड़ी गई है। इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि एक वाक्य में युष्मद् एवं अस्मत् की एक ही क्रिया के साथ विवक्षा होने पर परत्व के कारण अस्मद्युत्तमः सूत्र के अनुसार उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। जैसे त्वं च अहं च पठावः, दोनों ही एक वाक्य में आ गए हैं, इसलिए परत्व के कारण, बाद में आने के कारण यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई गई है। इसी प्रकार मध्यम और प्रथम दोनों की विवक्षा होने पर मध्यम पुरुष की ही क्रिया होगी, क्योंकि युष्मद् शब्द के रहते, युष्मद् शब्द के विद्यमान रहते शेषत्व उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए प्रथम पुरुष यहाँ नहीं हो सकता। तो अब भू धातु से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आया, क्योंकि अब हमने जान लिया कि प्रथम पुरुष एक वचन के लिए तिप प्रत्यय निर्दिष्ट है। इस तिप में भी प की हलन्त्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः से उसका लोप कर देने के पश्चात भू ति यह स्थिति हुई। धातों के अधिकार में पठित होने से तिंग प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा आचार्य ने की है। सूत्र है तिंगशित सार्वधातुकम, अर्थात तिंगः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः स्युः। धातों के अधिकार में पठित होने के कारण तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग तो स्पष्ट है 18 प्रत्यय, शित अर्थात ऐसे प्रत्यय जिनमें श की इत संज्ञा की गई हो। श की इत संज्ञा वाले प्रत्यय अभी प्राप्त होंगे, उस संबंध में हम उसे समझेंगे एक दूसरे उदाहरण से। जैसे हरि प्लस शस, यहाँ पर शस प्रत्यय शित तो है, किंतु वह धातु अधिकार में नहीं पठित है, धातु के अधिकार में नहीं है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा इस सूत्र से नहीं हो सकती।
इसलिए सार्वधातुक संज्ञा होने के अधिकारी वही है जो धातु के अधिकार में पठित है अर्थात तिंग, और जो शित धातु के अधिकार में पठित है वही शित प्रत्यय सार्वधातुक कहलाएगा, अन्य कोई भी शित प्रत्यय सार्वधातुक नहीं कहलाएगा। अब भू और ती, इस स्थिति में यहाँ ती की तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि यह ती तिंग है और धातु के अधिकार में पठित है। इसके पश्चात अगला सूत्र प्रवृत्त होता है कर्तरि शप, अर्थात कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते धातु से शप प्रत्यय होता है। यह शप प्रत्यय विकरण भी कहलाता है। धातु और प्रत्यय के मध्य आने वाले प्रत्यय को विकरण कहते हैं। शप प्रत्यय भू धातु और तिप प्रत्यय के बीच में आया है, मध्य में आने से इसकी संज्ञा विकरण भी है। शप में श की, जो कि प्रत्यय के आदि में स्थित है, और शप तद्धित से भिन्न प्रत्यय भी है, अतः लशक व तद्धिते सूत्र से शप के श की इत संज्ञा हो जाती है, और प की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से दोनों का लोप होकर केवल अशेष बचता है। अब स्थिति बनती है भू अ ती। यहाँ शप प्रत्यय भी सार्वधातुक है, क्योंकि ये धातु के अधिकार में पठित है और इसमें श की इत संज्ञा की गई है, अतः तिंगशित सार्वधातुकम से शप भी इत संज्ञक है। क्षमा करें, शप भी सार्वधातुक संज्ञक है। अब भू अ ती, इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, अर्थात सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इङन्त अंग के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। भू अ ती की स्थिति में अ की सार्वधातुक संज्ञा कर ली गई है, अतः इस सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते भू, जो कि इङन्त है, और यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाति प्रत्ययिंगम से उसकी अंग संज्ञा भी है, इस प्रकार इसको गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश करके स्थिति होती है भो अ ती। यह गुण आदेश संपूर्ण अंग को प्राप्त होता है, इङन्त अंग को प्राप्त होता है, किंतु अलोन्त्यस्य सूत्र के निर्देशानुसार इङन्त अंग के अंतिम वर्ण उ को गुण होता है। तो भू अ ती में भू के उ को गुण कर देने के पश्चात भो अ ती की स्थिति बनती है। यहाँ पर अब संधि के नियम से भू के ओ को अव आदेश हो जाएगा। एचो यवा यावह सूत्र से ओकार को अव आदेश कर देने पर भव अ ती, भू के उ को गुणादेश भो अ ती की स्थिति बनी। ओ को एचो यवा यावह से अव आदेश कर देने पर भव अ ती अज्जीनम परेण संयोज्यम से स्वर रहित व्यंजनों को स्वर से संयुक्त कर देने पर भवति, यह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। लट लकार में भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया निष्पन्न होती है।
अग्रिम व्याख्यानों में हम आगे की सिद्धि प्रक्रिया समझेंगे। धन्यवाद।